गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। आज हमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की सेक्शन 18 से स्टार्ट करना है। सेक्शन 17 तक के सारी जो सेक्शन है वो हम कवर कर चुके हैं और अब जो स्टार्ट होगी सेक्शन 18 से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहीं से जो है एक्चुअल रिलीफ वाले ऑर्डर्स की जो है शुरुआत हो रही है। सेक्शन 18 में आपको पढ़ने को मिलेगा कि प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है ना, कब उसको मजिस्ट्रेट जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए आपको अलाउ करेगा। 19 में रेसिडेंस ऑर्डर क्या होता है, 20 में मॉनेटरी रिलीफ क्या होता है, 21 में इसी तरीके से और भी कस्टडी ऑर्डर वगैरह है। ठीक है, तो ये सब देखते हैं हम कि क्या क्या कंडीशंस में क्या क्या ऑर्डर्स जो है पारित किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप सभी भी जो है डायरेक्ट में अपने साथ साथ मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ये जो एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये आप लोगों को पता ही होगा कि एमपीडीएलओ का भी सब्जेक्ट है, एमपीएडीपीओ का भी सब्जेक्ट है, प्लस यूपीएसआई में भी ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। और ये एक्ट साथ ही साथ आपका और भी जो अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम और अदर स्टेट एपीओ एग्जाम होते हैं उसमें भी ये सब्जेक्ट रहता है। तो कोई भी एग्जाम में अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 18 प्रोटेक्शन ऑर्डर है ना। सेक्शन 18 में बताया गया है कि संरक्षण आदेश जो है कहाँ पारित होता है, तो सेक्शन 18 में। सबसे पहले तो आपको सेक्शन में याद रखना है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर या संरक्षण आदेश बताया कहाँ है, सेक्शन 18 में। ठीक है, क्या है देखिए, अंदर पढ़ते हैं। द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द एग्रीव्ड पर्सन and the respondent an opportunity of being heard and on being prima facie satisfied that domestic violence has taken place or is likely to take place, pass a protection order in favor of the aggrieved person and prohibit the respondent from। तो मजिस्ट्रेट जो है वो व्यक्ति और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और प्रथम दृष्टया अपना यह समाधान कर लेने की घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, विधिक व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा और प्रत्यर्थी को प्रतिसिद्ध कर सकेगा कि। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या होता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर में जो मजिस्ट्रेट होता है वो दोनों पार्टी को सुनने के बाद और जो केस के सर्कमस्टेंसेज हैं या जो भी फैक्ट्स मजिस्ट्रेट के सामने आए हैं वो प्राइमा फेशिया उसको देख करके समझ में आ जाता है कि हाँ भाई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है इस केस में या होने की संभावना है। तो जो मजिस्ट्रेट है वो रिस्पोंडेंट को प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा। रोकने वाले आदेश जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर में दिया जाता है। किस किस चीज पे ये रोकेगा, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो सबसे पहले तो जो प्रतिसिद्ध किया गया है वो किस लिए किया गया है कि घरेलू हिंसा का कोई भी कार्य करने के। तो जो प्रत्यर्थी है, प्रत्यर्थी को इस आदेश के द्वारा संरक्षण आदेश के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है ग्रसित व्यक्ति को। तो संरक्षण कैसे देगी, तो सबसे पहले तो यही बोला जाएगा प्रत्यर्थियों को कि अब आप घरेलू हिंसा नहीं करेंगे, घरेलू हिंसा का कोई भी कार्य नहीं करेंगे अग्रीव्ड पर्सन के साथ। सेकंड, घरेलू हिंसा के कार्यों के किए जाने में सहायता देने या दुष्प्रेरण करने से। एडिंग और अबेटिंग इन द कमीशन ऑफ एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। भाई डोमेस्टिक वायलेंस का हो सकता है कि पति है या पति के नातेदार है, तो नातेदार डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो पति को भी बोला जाएगा कि भाई आप एड नहीं करेंगे, आप अबेट नहीं करेंगे, या अदर लोगों को बोला जाएगा या ना कोई भी घरेलू हिंसा के कार्यों में सहायता नहीं करेगा ना दुष्प्रेरण करेगा। दूसरा है सी में एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन और इफ द पर्सन एग्रीव्ड इज अ चाइल्ड इट्स स्कूल और एनी अदर प्लेस फ्रीक्वेंटली बाय द एग्रीव्ड पर्सन। क्या कहा गया है, व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में या यदि व्यथित व्यक्ति कोई बालक है तो उसके विद्यालय या व्यथित व्यक्ति के बार बार जाने वाले किसी भी अन्य स्थान में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। मीन्स अगर कोई एडल्ट एग्रीव्ड पर्सन है, एडल्ट महिला है और वो कहीं जॉब करती है, नियोजन या एम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं जॉब करती है, तो रिस्पोंडेंट को रोका जाएगा कि जहां वो जॉब करती है आप वहां बार बार नहीं जाएंगे। अगर चाइल्ड है एग्रीव्ड पर्सन तो उसकी स्कूल की जगह बार बार जाने से रोका जाएगा रिस्पोंडेंट को। या ऐसी कोई प्लेस जहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन जैसे व्यक्ति बार बार आता जाता है वहां पर रिस्पोंडेंट को जाने से रोका जाएगा ताकि वो हिंसा ना कर सके व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, आगे और भी इसमें पॉइंट है जो देखते हैं। डी में लिखा हुआ है अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर with the aggrieved person
इंक्लूडिंग पर्सनल, ओरल और रिटन और इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट। व्यथित व्यक्ति से व्यक्तिगत, मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोनिक माध्यम संपर्क सहित किसी भी रूप में संपर्क करने का प्रयास करने से। अब फिर रिस्पोंडेंट को कहा जाएगा कि भाई अब तुम एग्रीड पर्सन से नहीं मिलोगे, इसके घरेलू हिंसा तुम्हें करना थी, तुम कर चुके, अब तुम किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करने की प्रयास करोगे। इस चीज के लिए रोका जाएगा रिस्पोंडेंट को। चाहे व्यक्तिगत पर्सनली भी नहीं मिलोगे, मौखिक तौर पे नहीं मिलोगे, लिखित तौर पे कि लेटर लिख के उसको धमकी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोनिक संपर्क, किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन करना ही नहीं, रोक देंगे प्रोटेक्शन ऑर्डर। ई वाले पॉइंट में क्या है, alienating any asset, operating bank locker or bank accounts used or held or enjoyed by both the parties jointly by the aggrieved person and the respondent, or singly by the respondent including her stridhan, or any other property held either jointly by the parties or separately by them without the leave of the magistrate। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त रूप से या प्रत्यर्थी द्वारा अकेले, दोनों पक्षकारों द्वारा प्रयुक्त या धत या उपयुक्त किन्हीं भी आस्तियों को जिनमें उसका स्त्री धन या पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से उनके द्वारा पृथक पृथक रूप से धारित कोई भी अन्य संपत्ति सम्मिलित है, अन्य संक्रांत करने से या बैंक लॉकरों या बैंक खातों को चलाने से। अब अगर कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, मींस रिस्पोंडेंट और एग्रीव्ड पर्सन दोनों ने मिलकर ली है उस प्रॉपर्टी को, या स्त्री का जो एग्रीव्ड पर्सन है उसका स्त्री धन है उसको, या बैंक लॉकर्स है या बैंक खाते हैं चाहे अलग अलग हो, किसी भी प्रकार से इनको एलिनेट करने से रोका जाएगा। संक्रांत इसका मतलब होता है ट्रांसफर करने से, कि ऐसा नहीं है कि भाई एग्रीव्ड पर्सन का स्त्री धन है तो पति उसको उठा करके बेच दे, या बैंक लॉकर्स में उसके जेवर रखे उसको उठा करके बेच दे, खाते में अकाउंट्स में एग्रीव्ड पर्सन के अकाउंट में पैसे हैं उसको ट्रांसफर कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी है चाहे वो ज्वाइंट हो या सेपरेट हो लेकिन उसमें एग्रीव्ड पर्सन भी साथ में रहती है तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो, तो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से ये सब काम नहीं होंगे। अगर करना है तो पहले मजिस्ट्रेट की असेंट लेना होगी, उसके बाद भी ये सब काम हो पाएंगे प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंतर्गत। ठीक है, फिर उसके बाद एफ वाला पॉइंट है causing violence to the dependent, other relative or any other person who gives the aggrieved person assistance from domestic violence। अब घरेलू हिंसा से आश्रितों, अन्य नातेदारों या ऐसे किसी व्यक्ति को जो व्यथित व्यक्ति को सहायता देता है हिंसा पहुंचाना। अभी मतलब विक्टिम जो है, एग्रीव्ड महिला जो है, पीड़ित महिला है, उसके साथ तो घरेलू हिंसा कर ही रहे हैं, अगर उस महिला को कोई मदद दे रहा है, उसके कोई रिश्तेदार है, नातेदार है या कोई भी व्यक्ति अगर उसको सहायता कर रहा है कि यार तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ चलो बहुत मार पिटाई होती है, तुम एक काम करो, तुम अपना घर छोड़ दो, हमारे साथ आके रहने लगो, माँ बाप बोले या कोई रिश्तेदार बोले, तो पता चला उनके साथ भी हिंसा का कार्य करने लगे, तो उस कार्य को करने से भी रोका जाएगा प्रोटेक्शन ऑर्डर को, है ना, कि जो व्यक्ति की सहायता दे रहे हैं उनको हिंसा पहुंचाने से रोका जाएगा। जी वाले पॉइंट में कमिटिंग एनी अदर एक्ट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर, संरक्षण आदेश में यथा विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य कार्य करने से प्रतिसिद्ध कर सकेगा। फिर बाकी और भी अगर कुछ कहा, कुछ और कार्य करने को भी रोक लगाई गई है अगर संरक्षण आदेश में, जिस कार्य को रोक लगाई गई है वो कार्य करने से भी उसको क्या है स्पेसिफाइड किए गए हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर में, तो उनको भी करने से रोका जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर कंप्लीट। इसमें टोटल जी ए से लेके जी तक के पॉइंट है, हिंदी में का से लेके छा तक की पॉइंट है, तो इनको एक एक लाइन में थोड़ा सा अपना पॉइंट बना लेना कि ए में क्या बोला गया है, भाई डोमेस्टिक वायलेंस कमिट नहीं करना है, फिर सहायता नहीं करना है उसको करने में, है ना, मिलने से रोका गया है, कम्युनिकेशन करने से रोका गया है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर करने से रोका गया है। इस तरीके से एक शॉर्ट में अपने पॉइंट्स रेडी करके दिमाग में बिठाएं। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट आदेश है कौन सा, 19 में। 19 में है रेसिडेंशियल ऑर्डर, निवास आदेश। रेसिडेंस ऑर्डर है ना, निवास आदेश। तो ये कब पारित होता है, while disposing of an application under subsection 1 of section 12, magistrate may, on being satisfied that domestic violence has been taken place,
पास अ रेसिडेंस ऑर्डर। हमने धारा 12 में पढ़ा था कि धारा 12 में जो है एक एप्लीकेशन लगानी होती है, जो एग्रीव्ड पर्सन होता है। प्रोसीजर में हमने पढ़ा कि प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर ये होता है कि जब भी किसी के साथ घरेलू हिंसा होती है तो उस संबंध में कंप्लेंट करना है या कुछ करना है तो एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ती है एग्रीव्ड पर्सन को। सेक्शन 12 में पढ़ा हमने, ठीक है। तो सेक्शन 12 की सबसेक्शन 1 के अधीन आवेदन का निपटारा करते समय तो जो वहां पे जो सेक्शन 12(1) में जो एप्लीकेशन लगा है, तो जब उसका डिस्पोजल किया जा रहा है उस समय मजिस्ट्रेट यह समाधान हो जाने पर कि घरेलू हिंसा हुई है, नीचे बताए गए जो है ऑर्डर पारित करेगा। क्या? पहला, restraining the respondent from dispossessing or in any other manner disturbing the possession of aggrieved person from the shared household, whether or not the respondent has a legal or equitable interest in the shared household। सबसे पहला काम तो ये किया जाएगा कि प्रत्यार्थी को साझा गृहस्थी से, भले ही प्रत्यार्थी का साझा गृहस्थी में विधिक या साम्यपूर्ण हित हो या नहीं, ग्रसित व्यक्ति को बेकब्जा करने से या उसके कब्जे में किसी की अन्य रीति से विघ्न डालने से अवरुद्ध करते हुए। तो हमने पहले ही पढ़ा है, हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था कि शेयर्ड हाउस होल्ड या साझा गृहस्थी क्या होती है ना। आई थिंक आपको याद होगा साझा गृहस्थी क्या होता है। साझा गृहस्थी मीन्स, एक कॉमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया था कि साझा गृहस्थी का मतलब होता है कि एग्रीव्ड और रिस्पोंडेंट जो है, जो ग्रसित व्यक्ति है, पीड़ित महिला है या उसके जो साथ के लोग हैं, जो एक घर है या एक बिल्डिंग है जहां पर सब इकट्ठे मिलकर रहते हैं, जहां जिसको शेयर करके रहते हैं, उसको शेयर्ड हाउस है। साझा गृहस्थी जैसे एक फैमिली होती है, जैसे मैं हूं तो मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे पति है, मेरे सास है, मेरे ससुर है, मेरे देवर है, तो हम लोग क्या एक ही घर में रहते हैं। तो वो एक जो घर है जहाँ सब मिलकर रहते हैं, तो वो क्या हो गई सबके लिए साझा गृहस्थी। मीन सब लोग उस होल्ड को शेयर्ड किए हुए हैं। मीन वो होल्डिंग की जो जगह है, मतलब जो घर है, उसको क्या शेयर्ड हाउस होल्ड है, ये सब लोग रह रहे हैं इकट्ठे। तो यही साझा गृहस्थी है अपनी कॉमन आम भाषा में, ठीक है। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा क्रिटिकल लगता है पढ़ने में। तो आम बोलचाल में घर जिसमें सभी रहते हैं, तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड है। तो अब बहुत सी आपने देखा होगा ज्वाइंट फैमिलीज होती है, बड़ी बड़ी ज्वाइंट फैमिलीज होती है, तो बहुत पीढ़ियां चली आ रही होती है उसमें। तो जब तक जो बड़े लोग होते हैं उनके नाम पे घर होता है, बाद में फिर ट्रांसफर होता रहता है बारिशों के नाम पर। तो यहाँ पर जो लाइन है ना, भले ही प्रत्यर्थी का सामने अगर उसमें विधिक या साम्यपूर्ण हित हो या नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, तो अभी हस्बैंड का उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी में अभी कोई लीगल राइट है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अभी उस हाउस में रह तो रहे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, यानी कि जो प्रत्यर्थी है वो साझा गृहस्थी से अपनी वाइफ को, जैसे व्यक्ति मीन्स अपनी वाइफ को, यहाँ पर सिर्फ हमने ये भी देखा जब हमने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा, वैसे व्यक्ति एग्रीड पर्सन, एग्रीड पर्सन का मतलब इस एक्ट में सिर्फ वाइफ से नहीं है, कोई भी महिला हो सकती है, लेकिन ब्लड रिलेशन मीन्स आपका रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो उसमें हमने क्या देखा था, पुत्री हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है ना, फीमेल कैंडिडेट होगी, ठीक, बस इतना ध्यान रखना है। तो ग्रसित व्यक्ति को बेकब्जा नहीं किया जाएगा शेयर्ड हाउस होल्ड से, है ना, या उसके कब्जे में किसी भी अन्य रीति से विघ्न नहीं डाला जाएगा कि भाई वो कमरे में रहती तो उस कमरे में आप उसको जो है मार रहे हो, पीट रहे हो, बार बार जाके धमका रहे हो, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो घर से निकाला नहीं जाएगा, प्लस जहाँ वो रहती है वहां विघ्न नहीं डाला जाएगा, ठीक है। ये काम करने से रोका जाएगा, किसमें? रेसिडेंस ऑर्डर में। सेकंड है, अब ये जो ए वाला पॉइंट है बी, डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउसहोल्ड, प्रत्यर्थी को साझा गृहस्थी से उसके हटने का निर्देश देते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट किया जा सकता है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड से हट जाए, टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, की जो रिस्पोंडेंट है, जो विक्टिम पे अत्याचार कर रहा है, जो मेल एडल्ट है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि आप अपने आप को शेयर्ड हाउस होल्ड से हटाओ। इसके साथ एक प्रोविजो पढ़ना है हमें, जो नीचे दिया है, पहले वो प्रोविजो पढ़ लेते हैं हम। ये देखिए प्रोविजो, provided that no order under clause B shall be passed against any person who is a woman, परंतु यह कि खंड खा के अधीन कोई आदेश
ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा जो महिला है। मीन्स एक घर में सपोज करिए कि बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक परिवार है, सपोज करिए उसमें पूरी फैमिली रहती है साथ में, तो घर के सारे लोग मिलके क्या है कि घरेलू हिंसा करते हैं महिला के साथ। तो यहाँ पर ऑर्डर जो पॉइंट बी है, बी में क्या कहा गया है कि जो ए में कहा गया है जो विक्टिम है उसको तो शेयर्ड हाउस होल्ड से नहीं निकाला जाएगा, उसको पोजीशन से नहीं निकाल सकते, लेकिन कोर्ट रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि आप जो है घर छोड़ दीजिए। तो लेकिन यहाँ पे भी फीमेल रिस्पोंडेंट अगर है तो उनसे नहीं कहा जाएगा। मीन पति घरेलू हिंसा करता है, देवर भी करता है, तो पति और देवर को बोल दिया जाएगा कि आप क्या करिए, आप जो है शेयर्ड हाउस होल्ड छोड़ दीजिए। लेकिन यदि सास भी है या जेठानी है, अगर ये घरेलू हिंसा करते हैं तो सास से या जेठानी को नहीं बोला जाएगा कि शेयर हाउस होल्ड छोड़ दीजिए। उसमें लास्ट में प्रोविजन है, प्रोविजन का मतलब यही है कि अगर रिस्पोंडेंट कोई फीमेल है, वुमन है कोई, तो उनको नहीं घर छोड़ने के लिए कहा जाएगा, सास है या कोई, तो उनसे निकाला जाएगा कि घर छोड़, है ना। तो एग्रीड पर्सन को भी नहीं निकाल सकते, लेकिन रिस्पोंडेंट को शेयर हाउस होल्ड छोड़ने के लिए डायरेक्शन दिया जा सकता है एक्सेप्ट वुमन। सी वाला पॉइंट है रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट or any of his relatives from entering any portion of the shared household in which the aggrieved person resides। साझा गृहस्थी जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है के किसी भाग में प्रवेश करने से प्रत्यर्थी या उसके किन्हीं भी नातेदारों को अवरुद्ध करते हुए। आप क्या बता रहे हैं यहाँ कि रिस्पोंडेंट को, उनके रिलेटिव्स को रिस्ट्रेन किया जाएगा, रोका जाएगा कि वो ऐसे किसी पोर्शन में एंटर ना करें जिसमें एग्रीव्ड पर्सन रहता है ना। उस पोर्शन में मत जाइए जहां पर व्यथित व्यक्ति है, वहां पे जाने से रोक दिया जाएगा घर के, ठीक है ना। फिर उसके बाद D. Restraining the respondent from alienating or disposing of the shared household or encumbering the same। प्रत्यर्थी को साझा गृहस्थी को अन्य संक्रांत करने या उसका व्ययन करने से या उसे विलंगमित करने से अवरुद्ध किया जाएगा। अब जो शेयर्ड हाउस होल्ड में जो एग्रीव्ड पर्सन रह रही है उसको ट्रांसफर करने से, एलिनेट मतलब ट्रांसफर करने से रोका जाएगा। कहीं ट्रांसफर नहीं करोगे, डिस्पोज ऑफ किसी भी प्रकार से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे प्रॉपर्टी को, शेयर्ड हाउस होल्ड को। और एनकम्बरेंस या विलंगम रहती, लीज पे नहीं दोगे, उसको मॉर्टगेज नहीं रखोगे उस प्रॉपर्टी को, किसी भी प्रकार से उस पर भार नहीं डालोगे संपत्ति पे जिसपे शेयर्ड हाउस होल्ड पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद restraining the respondent from renouncing his right in the shared household except with the leave of magistrate। प्रत्यर्थी को मजिस्ट्रेट की इजाजत के सिवाय साझा गृहस्थी से उसके हित का त्याग करने से अवरुद्ध करते हुए। अब सपोज करिए कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है जो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने ली थी, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हस्बैंड का तो हित है लेकिन वाइफ का नहीं है, लेकिन वाइफ का हित जब तक बना है जब तक हस्बैंड का है, तो हस्बैंड जान बूझ करके कि पत्नी को कष्ट हो अपने साझा गृहस्थी में से अपने उस हित का त्याग कर दे कि भाई मेरे घर में मेरा शेयर है, मैं इसको दान कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो वो अब इस कंडीशन पे अगर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट कर दी गई है, एप्लीकेशन फाइल हो गई है घरेलू हिंसा की सेक्शन 12 के अंतर्गत, तो फिर रेसिडेंस ऑर्डर में ये पारित कर सकते हैं मजिस्ट्रेट कि हम मेरी इजाजत के बिना, मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना साझा गृहस्थी का हित भी रिस्पोंडेंट नहीं त्याग सकता। तुम्हारे नाम है अगर कोई शेयर प्रॉपर्टी का, तो वो तुम्हारे नाम है, तो अब मजिस्ट्रेट की कंसेंट के बिना वो आप वेव भी नहीं कर सकते अपना शेयर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का एप्लीकेशन आई है और वो जो शेयर्ड हाउस होल्ड है उसमें आपकी वाइफ भी रहती है, तो उसका रेसिडेंशियल अधिकार है अभी रहने का। इसलिए एफ है डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू सिक्योर सेम लेवल ऑफ alternate accommodation for the aggrieved person as enjoyed by her in the shared household or to pay rent for the same if the circumstances so require। प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के लिए साझा गृहस्थी में उसके द्वारा यथा उपयुक्त वैकल्पिक आवास का वही स्तर सुनिश्चित करने या उसका किराया संबद्ध करने यदि परिस्थितियों में ऐसा अपेक्षित हो का निर्देश देते हुए निवास आदि पारित करेगा। अब लास्ट वाले पॉइंट में ये कहा गया है कि अब सपोज करो कि यहाँ ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि शेयर्ड हाउस होल्ड वो त्याग कर रहा है, मजिस्ट्रेट की इजाजत से करा, मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है कर दो,
तो बाद में मजिस्ट्रेट ये कह सकता है कि लेकिन भाई उसको जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो व्यथित पीड़ित महिला है घरेलू हिंसा की, उसको उसी लेवल का अल्टरनेट एकोमोडेशन दो, वैकल्पिक एक आवास दो जहां पर वो रहेगी, या वो मकान ढूंढ ले रही है जहां वो रहेगी, उसको किराया तुम दोगे। तो वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेट मीन्स दूसरा मकान ढूंढ कर दो, तो मैंने बेच दिया, बेच दो, जहां वो तुम्हारे साथ रह रही थी नहीं रहना है, तो दूसरा उसी लेवल का, जिस लेवल में वो रह रही है अभी, जैसे सुविधाओं में या जिस मकान में वो रही, उसी टाइप का एक मकान उसको अल्टरनेट एकोमोडेशन दो, या तो एकोमोडेशन दो या फिर रेंट दो, ठीक, जैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो। तो ये रेसिडेंशियल ऑर्डर में इतने सारे आदेश जो है पारित किए जाते हैं। तो हेडिंग पढ़ना है आप लोगों को, और एक बार रीडिंग करके थोड़ा सा दिमाग में पॉइंट बिठा लें कि क्या क्या है रेसिडेंशियल ऑर्डर में, ठीक। क्लियर है? किसी भी पॉइंट में डाउट तो नहीं आप लोगों को? श्वेता, उत्तरा? नो मैम। ओके, उत्तरा आपको चैट बॉक्स में बता दो आप। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अब रेसिडेंस ऑर्डर में। अच्छा, अभी इसमें और भी है, सॉरी, अभी इसमें सबसेक्शन 2 भी है, ये तो सबसेक्शन 1 हुई, सबसेक्शन 2 देखिए इसकी, अभी तो है बाकी। रेसिडेंस ऑर्डर में सबसेक्शन 2, द मैजिस्ट्रेट में इम्पोज एनी एडिशनल कंडीशन और पास एनी ऑर्डर, डायरेक्शन, pass any other direction which he may deem reasonably necessary to protect or to provide for the safety of the aggrieved person or any child of such aggrieved person। मजिस्ट्रेट ऐसी कोई भी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसा कोई भी अन्य निवेश पारित कर सकेगा जो व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति की किसी संतान की संरक्षा करने या सुरक्षा प्रदान करने के लिए युक्त रूप से आवश्यक है। तो अब जो जितने सेक्शन 1 में जो हमने आदेश पढ़े रेसिडेंशियल ऑर्डर में, वो तो होंगे ही, साथ ही साथ एडिशनल कंडीशन भी इम्पोज, अतिरिक्त शर्तें भी इम्पोज की जा सकती हैं जो सबसेक्शन 1 में ऑर्डर पारित की है उसके अतिरिक्त। और कंडीशन, जिसमें कंडीशन क्या होगी, जिसमें ऐसा निर्देश पारित किया जा सकता है कि व्यथित व्यक्ति या उसके जो बच्चे हैं उनकी संरक्षा या उनकी सुरक्षा से संबंधित कुछ भी कंडीशन हो सकती है। सबसेक्शन 3 में कहा गया है द मजिस्ट्रेट में रिक्वायर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट सिक्योरिटी फॉर प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब मजिस्ट्रेट जो है एक बंध पत्र भी भरवा सकते हैं ताकि घरेलू हिंसा का कार्य फिर से न किया जाए। तो प्रकृति से घरेलू हिंसा के किए जाने को रोकने के लिए प्रतिभूति सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है। भाई बॉन्ड भरवा लेंगे कि अब तुम बॉन्ड भरो कि फिर से घरेलू हिंसा नहीं करोगे, अगर घरेलू हिंसा किया तो जिसने का बॉन्ड भरवाया वो जब्त हो जाएगा, ऐसा। अब है एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 shall be deemed to be an order under chapter 8 of CRPC and shall be dealt with। तो चैप्टर 8 सीआरपीसी में बॉन्ड से रिलेटेड प्रोसीजर बताए हैं कि बॉन्ड कैसा होगा, कितने साल का होगा, कितनी वैलिडिटी रहेगी उसकी, कब जो है सिक्योरिटी नहीं है तो क्या है, सिक्योरिटी है तो क्या। तो सीआरपीसी में जो पूरा प्रोसीजर बताया है बॉन्ड को लेकर चैप्टर 8 में, वही सारे प्रोविजन बॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पे भी लागू होंगे, ठीक है। सबसेक्शन 4, subsection 5, while passing an order under subsection 1, subsection 2 or subsection 3, the court may also pass an order directing the officer in charge of the nearest police station to give protection to the aggrieved person or to assist her or the person making an application on her behalf in the implementation of the order। अब इस सेक्शन की सबसेक्शन 1, 2 और 3 में जो भी ऑर्डर पारित हुए हैं, जो भी आदेश पारित हुए हैं, वो आदेश पारित करते समय न्यायालय निकटतम पुलिस थाने के भाषाधक अधिकारी को भी एक आदेश पारित कर सकता है कि जो व्यथित व्यक्ति है उसको संरक्षण दें या उसकी या आदेश के कार्यान्वयन में उसके निमित्त आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति की सहायता करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित कर सकती है। तो यहाँ पे एडिशनल ऑर्डर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को दिया जा रहा है कि एग्रीव्ड पर्सन को प्रोटेक्शन के लिए, और अगर एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में कोई और पर्सन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उसको हेल्प करने का आदेश जो है यहाँ पर कोर्ट दे सकती है। क्लियर? 6 में है while making order under subsection 1, the magistrate may impose on the respondent obligations
relating to the discharge of rent and other payments having regard to the financial needs and resources of the party। अब क्या कहा गया है यहाँ पर कि उपधारा 1 के अधीन आदेश करते समय मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी पर पक्षकारों की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों का ध्यान रखते हुए किराए और अन्य संदायों का चुकारा करने की बाध्यताएं अधिरूपित कर सकेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सबसेक्शन 1 में जो रेंट की बात की गई है लास्ट वाले पॉइंट में कि उसको अल्टरनेट एकोमोडेशन जो है उपलब्ध कराओ या फिर रेंट दो। तो जो रेंट वाली बात है तो वो सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाएगी ना, वित्तीय आवश्यकताएं देखी जाएंगी कि पक्षकारों की वित्तीय प्रत्यर्थी पर पक्षकारों की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों का ध्यान रखते हुए किराए और अन्य संदायों के बारे में बाध्यता अधिरूपित की जाएगी, है ना। एक और इसमें सबसेक्शन है, सबसेक्शन 7 और 8 दो और है, अभी देखते हैं। सबसेक्शन 7 देखिए, सबसेक्शन 7 में क्या है, द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन in whose jurisdiction the magistrate has been approved to assist in the implementation of the protection order। मजिस्ट्रेट पुलिस थाने के जिसकी अधिकारिता में मजिस्ट्रेट से निवेदन किया गया है साधक को संरक्षण आदेश के क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए निर्देश दे सकेगा। मजिस्ट्रेट जो है वो ऑफिसर इन चार्ज जो पुलिस स्टेशन है जो उनकी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आते हैं उनको कह सकते हैं कि जो मैंने प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया है, जो मैंने संरक्षण आदेश दिया है, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने में आप असिस्ट करेंगे। हो सकता है कि भाई कोर्ट के लोग जाएं नोटिस तामील करने और फिर देखने की भाई हो रहा है कि तो पुलिस वालों की जो है यहाँ जो है असिस्टेंस ली जाएगी। पुलिस वालों को समय समय पर भेज के दिखवा सकते हैं कि भाई देख कर आओ, अभी भी घरेलू हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, परेशान तो नहीं कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट जो है जो इस सेक्शन के अंतर्गत जो ऑर्डर प्रोटेक्शन ऑर्डर जो पारित किया है उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए की मदद ले सकते हैं पुलिस ऑफिसर इन चार्ज। फिर है द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न टू द पोजेशन ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन her स्त्रीधन और any other property or valuable security to which he is entitled। अब जब घरेलू हिंसा की तो घरेलू हिंसा के समय उसका स्त्रीधन रख लिया या कोई उसकी संपत्ति उसके नाम कोई संपत्ति उसके कागजात अपने नाम करवा ली, कोई मूल्यवान प्रतिभूति है, तो मजिस्ट्रेट जो है रिस्पोंडेंट को आदेश देंगी कि उसका स्त्रीधन उसे वापस करो, अन्य कोई संपत्ति है वो वापस करो, मूल्यवान प्रतिभूति जिसकी वह हकदार है उसका कब्जा देने का निर्देश दे सकेगा। क्लियर। तो इतने सारे आदेश, इतने सारे जो है रिलीफ जो है सेक्शन 19 में रेसिडेंस ऑर्डर में महिला को मिलेंगे। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ पर, समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, आगे देखते हैं सेक्शन 20। अब सेक्शन 20 में बात की गई है क्या, 7 वाला समझ में नहीं आया? सेवेंथ वाले में क्या था इसमें बता देती हूँ। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द ऑफिसर, अरे पुलिस वालों की हेल्प मिलेगी मजिस्ट्रेट। भाई मजिस्ट्रेट ने तो सिर्फ ऑर्डर पारित किया ना, प्रोटेक्शन ऑर्डर पारित कर दिया कि भाई हमने जो है इनको संरक्षण आदेश जो दिया है वो पारित कर दिया। तो अब संरक्षण आदेश पारित तो कर दिया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो कराना है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस वालों की सहायता ले ली जाएगी कि भाई पुलिस वाले जा करके देख लें, है ना, ये चीज। जो सब क्लॉज 5 पढ़ा है हमने, यहाँ पर सब क्लॉज 5 में कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट जो है वो इस ऑर्डर इस सेक्शन के अंतर्गत ऑर्डर पारित करेंगे कि पुलिस ऑफिसर क्या करे, प्रोटेक्शन दे। किसको प्रोटेक्शन दे? एग्रीव्ड पर्सन को। तो जो ऑर्डर पारित किया है उसी के साथ ही सबसेक्शन 5 के साथ सबसेक्शन 7 को पढ़ लें।
वहां पे प्रोटेक्शन का, एग्रीड पर्सन को प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं ना, तो वो प्रोटेक्शन देने की जो बात की गई है तो उसमें पुलिस ऑफिसर की सहायता तो लेनी पड़ेगी ना। मजिस्ट्रेट पुलिस थाने के जिसकी अधिकारिता में मजिस्ट्रेट से निवेदन किया गया है, काय के लिए निवेदन किया गया है सेक्शन 5 के अंतर्गत, उसके लिए कि सर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तो भारत साधक को संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने का निर्देश देगी। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन सी बात हो रही है, सबसेक्शन 5 में जो प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है, पुलिस प्रोटेक्शन, उसका क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, क्लियर? आ गया समझ में आप बेटा? यस मैम। चलिए अब देखिए मॉनिटरी रिलीफ, मॉनिटरी रिलीफ या आर्थिक सहायता। While disposing of an application under section 1 of section 12, the magistrate may direct the respondent to pay monetary relief to meet the expenses incurred and losses suffered by the aggrieved person and any child of the aggrieved person as a result of domestic violence, and such relief may include but not limited to। अब भाई जहाँ पे धारा 12 की धारा 1 के अधीन जो आवेदन लगाया गया है वही घरेलू हिंसा के लिए, उसका निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट जो है घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप जो व्यथित व्यक्ति है या उसके जो बच्चे हैं उनको जो भी खर्चे आए उनको, या उनको जो भी हानि उनको क्षति हुई है ना, भुगती गई हानि की पूर्ति करने के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए प्रत्यक्ष को निर्देश दिया जाएगा। और ऐसी सहायता में निम्नलिखित आदेश होंगे, क्या? लॉस ऑफ अर्निंग, है ना, किंतु वह इन तक सीमित नहीं होंगे। आजीविका की हानि, भाई तुम्हारे कारण सामने वाले को आजीविका की हानि है तो उनको आजीविका के लिए जो है मॉनिटरी रिलीफ मिलेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस, आपने मारपिटाई की है उनके साथ, उनको जो है इंजरीज हुई है तो भाई उनको मेडिकल खर्चा लगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस, चिकित्सा व्यय। द लॉस कॉज्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन, डैमेज और रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब पता चला तुमने जो है उसका स्त्री धन रख लिया या उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया या कुछ भी कर दे, तो ये जो डिस्ट्रक्शन, डैमेज और रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्रीव्ड पर्सन, जैसे व्यक्ति के नियंत्रण से किसी संपत्ति का विनाश, नुकसान या हटाने के कारण जो उसको हानि हुई है वो रिलीफ भी दिलवाया जाएगा, मॉनिटरी रिलीफ, है ना। फिर द मेंटेनेंस फॉर द एग्रीव्ड पर्सन एज वेल एज हर चिल्ड्रन if any, including an order under or in addition to order of maintenance under section 125 of CRPC। मतलब इस सेक्शन, यहाँ इस एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत तो मेंटेनेंस मिलेगा ही, along with CRPC में जो हम 125 में मेंटेनेंस पढ़ते ना उसके साथ इन एडिशन टू, वहां पे मेंटेनेंस अलग मिलेगा, यहाँ पे मेंटेनेंस अलग मिलेगा। ठीक है, व्यथित व्यक्ति साथ ही उसकी संतानों यदि कोई हो के लिए भरण पोषण, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन या तथा किसी भी अन्य विधि के अधीन कोई आदेश या भरण पोषण के अतिरिक्त कोई आदेश सम्मिलित है। मीन्स 125 या कोई अदर लॉ के अंतर्गत मेंटेनेंस मिल रहा तो वो तो मिलेगा ही, साथ में घरेलू हिंसा की है तो उसमें भी मेंटेनेंस का आपको जो है ऑर्डर मिलेगा। देखिए इन एडिशन लिखा है, ध्यान रखें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा तो अपन कंफ्यूज हो जाए कि अगर 125 में सीआरपीसी में मेंटेनेंस में तो यहाँ तो मिलेगा, यहाँ पे क्योंकि लिखा है कि ये यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो इन एडिशन टू किसके, सीआरपीसी के 125 में अगर कोई मेंटेनेंस मिला है तो उसके, प्लस अदर लॉ में भी अगर कोई मेंटेनेंस मिला है तो वहां पे मिला है। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत भी मिलेगा, एडिशनल। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे देखते हैं इसकी सबसेक्शन 2। The monetary relief granted under this section shall be adequate, fair, and reasonable, and consistent with the standard of living to which the aggrieved person is accustomed। इस धारा के अधीन मंजूर की गई आर्थिक सहायता पर्याप्त, उचित और युक्तियुक्त और जीवन यापन के ऐसे मानक से संगत होगी इसका व्यथित व्यक्ति आदि है। तो मॉनिटरी रिलीफ जो है वो देखा जाएगा कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कैसा जीवन जीता है, मिडिल क्लास है या लोअर है या अपर मिडिल क्लास, उसने कैसी लाइफ जी है, उसके हिसाब से पर्याप्त, उचित और युक्तियुक्त होना चाहिए, है ना। The magistrate shall have the power to order an appropriate lump sum payment or monthly payment of maintenance as the nature and circumstances of the case may require। मजिस्ट्रेट को भरण पोषण का समुचित
एकमुश्त संदाय या मासिक संदाय का आदेश करने की शक्ति होगी जो मामले की प्रकृति और परिस्थितियों में अपेक्षित हो। तो जैसे भी मैटर्स की फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस होंगे उसको देखते हुए जो है मजिस्ट्रेट साहब आदेश दे सकते हैं। वो चाहे तो देख लिया उन्होंने कि भाई बहुत करोड़पति पार्टी कोई दिक्कत नहीं, तो कह देंगे एक हफ्ता अमाउंट दे दो भाई। देख लिया कि नहीं भाई सैलरी बेस्ड जो वाला आदमी है, सैलरी आती है मंथली, तो मंथली। तो ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है, वो जैसा मॉनिटरी रिलीफ दिलवाना चाहे वैसा दिलवा सकता है, चाहे लमसम या फिर मंथली रिलीफ। ठीक। थर्ड सबसेक्शन 4 में क्या है? The magistrate shall send a copy of the order for monetary relief made under subsection 1 to the parties to the application and to the in charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the respondent resides। अब क्या कहा गया है कि मजिस्ट्रेट जो है वो उपधारा 1 के अधीन किए गए आर्थिक सहायता के आदेश की प्रति आवेदन के पक्षकारों को और उस पुलिस थाने के भारसाधक को भेजेगा। इसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्यर्थी निवास करता है। तो ये जो मॉनिटरी रिलीफ का ऑर्डर आ रहा है तो इसकी एक कॉपी किसको भेजना है? एक तो पार्टी को भेजना है दोनों, दूसरा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजना है। ठीक, तो ये याद रखना, कॉपी जाएगी। अब देखिए सबसेक्शन 5, द रिस्पोंडेंट शैल पे द मॉनिटरी रिलीफ granted to the aggrieved person within the period specified in the order under subsection 1। अब प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति को मंजूर की गई आर्थिक सहायता का संदाय उस उपधारा 1 के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, प्रत्यर्थी जो है तो मॉनिटरी रिलीफ का जिसको ऑर्डर मिला है तो वो कितने टाइम के अंतर्गत तो उसको देगा जितना उस ऑर्डर में टाइम बताया गया उस टाइम। अब 6 वाला देखिए, अपॉन द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट टू मेक पेमेंट इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द एम्प्लॉयर और अ डेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखिए एम्प्लॉयर और अ डेटर of the respondent to directly pay to the aggrieved person or to deposit with the court a portion of the wages or salaries or debt due to or accrued to the credit of the respondent, which amount may be adjusted towards the monetary relief payable by the respondent। अब क्या बता रहे हैं कि मॉनेटरी रिलीफ का जो आदेश दिया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत, तो वो समय पे पेमेंट नहीं करता प्रत्यर्थी के उपधारा 1 के अधीन के आदेश के निबंधनों के अनुसार संदाय करने में विफल रहने पर। भाई इनने क्या कहा कि कोर्ट ने कह दिया कि भाई तुम्हें जो है इतने पैसे इनको मंथली देना, नहीं दिया तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोजक या ऋणी, अगर वो रिस्पोंडेंट जॉब करता है तो उनके बॉस से नियोजक या एम्प्लॉयर भी उनके जो बॉस है उनको डायरेक्शन देगा कोर्ट, या ऋणी मीन जो रिस्पोंडेंट है उसने कभी किसी को पैसे उधार दिए होंगे, किसी प्रकार का लोन दिया होगा तो उनसे पैसे वापस आना है, तो जो नियोजक है और जो ऋणी है उनको ऑर्डर देगा कोर्ट कि एक काम करो, ये जो पैसा और जो सैलरी वगैरह आपको इसको देनी है रिस्पोंडेंट को, उसका एक पोर्शन है ना, उसका एक पोर्शन सीधे आप उनकी वाइफ है जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का इनके अगेंस्ट केस लगाया है उनको जो है पेमेंट मॉनेटरी रिलीफ न्यायालय ने दिया है, तो जो पोर्शन है सैलरी का या जो ऋणी है उनसे कहेंगे कि जो आपको पैसा इनको देना है वो आप डायरेक्ट किसको दो? व्यक्ति को दो। ऐसा निर्देश फिर कोर्ट देगी अगर ये विफल रहता है, ये खुद से नहीं देता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोजक या ऋणी को प्रत्यर्थी के दे या उसके खाते में प्रोद्भूत मजदूरी या वेतन का एक भाग व्यथित व्यक्ति को सीधे ही संदर्भ करने या न्यायालय में जमा कराने का निर्देश दे सकते हैं। तो अगर आप नहीं दे रहे हो तो डायरेक्ट ऑर्डर किसको पहुंच जाएगा? आपके एम्प्लॉयर को या ऋणी जो डेटर है उनको कि भाई आप जो है डायरेक्ट पेमेंट कर दो, एक भाग, लेकिन पूरा नहीं, पूरी सैलरी या पूरा जो ऋण है उसका एक भाग जो है इनको जाएगा, इनकी वाइफ को जाएगा। ठीक है, या जो एग्रीव्ड पर्सन है कोई भी हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पर? सेक्शन 20 नो मैम। उत्तर आपको चैट बॉक्स में बता दो। ओके, ठीक है, तो ये होते हैं अपने 3 ऑर्डर कंप्लीट। आप कौन कौन से अपन ने ऑर्डर पढ़ लिए? अपन ने प्रोटेक्शन ऑर्डर देख लिया, अपन ने रेसिडेंस ऑर्डर देख लिया, अपन ने मॉनिटरी रिलीफ देख लिया 20। ठीक है, अब 21 में है आपका कस्टडी ऑर्डर, 22 में है आपका कंपनसेशन ऑर्डर,
तो ये कल देखते हैं हम, ठीक है। कस्टडी ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर, एक्स पार्टे ऑर्डर, अभी बहुत सारे ऑर्डर हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? जी मैम।